गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी डीएलएड की क्लास है जिसमें हमें सिकंदर और उसके आक्रमण के बारे में जानना है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? महाजनपद काल। महाजनपद काल मतलब भारत में कितने महाजनपद हुए, इस सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमने पढ़ा था कि भारत में 16 महाजनपद हुए। इन 16 महाजनपदों के हमने नाम पढ़े थे, उनकी राजधानी पढ़ी थी, किस महाजनपद की क्या विशेषता है, ये सारे टॉपिक्स हमने क्लियर करे थे। अब क्या है, महाजनपद काल की अगर हम बोलें कि जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो महाजनपद काल की जो जानकारी है वो हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कुछ और ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, जैन धर्म के भगवती सूत्र एक ग्रंथ है जिससे हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म का ये एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा था, उससे हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म का अंगोत्तर निकाय। ठीक है, अब क्या था, जो महाजनपद था वो कब से कब तक आया था? वो 6वीं शताब्दी के आसपास आया था, मतलब 600 ईसा पूर्व के टाइम महाजनपद काल की शुरुआत हुई थी। अब महाजनपद काल की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि जब महाजनपद काल आया था तो क्या हुआ था कि बहुत सारे जनपद, मतलब जो राज्य की परिभाषा थी, जनपद मतलब क्या है? राज्य। तो राज्य की जो परिभाषा है वो 6वीं शताब्दी से चालू हुई थी। तो जैसे ही जैसे जनपद बढ़ने लगे थे तो उनमें क्या होने लगा था? आपस में संघर्ष छिड़ने लगा था। आपस में संघर्ष छिड़ने के कारण जब उनमें संघर्ष छिड़ा, उनमें युद्ध हुआ, तो जो जीते उन्होंने क्या किया, जो हारे राज्य थे उनको अपने राज्यों में मिला लिया। इस तरह से उनका क्षेत्र विस्तार हुआ और जनपदों, 2 या 2 से अधिक जनपदों को आपस में मिलाने से क्या बने? महाजनपद। ठीक है, और जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो क्या था? मगध। ठीक है, इसके बाद जब महाजनपद हुए 16, उसके बाद एक टाइम पीरियड आया जब क्या है, सिकंदर भारत आया। सिकंदर का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अब सिकंदर क्या है, जब सिकंदर भारत आया तो उसके आक्रमण का कुछ भारत पे प्रभाव भी पड़ा, कुछ प्रभाव नहीं भी पड़ा। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें छोटे छोटे बिंदुवार जानने हैं। अब क्या है, जो सिकंदर है उसका जो जन्म है वो कब हुआ? 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में इनका जन्म पेला में हुआ। पेला नामक एक स्थान पे हुआ। ठीक है, सिकंदर के जो पिता थे उनका नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। सिकंदर की जो माता थी उनका नाम था ओलंपिया। सिकंदर की पत्नी का नाम था रोकजाना। उनके घोड़े का नाम था वुसिफेल्स। और सिकंदर की जो मृत्यु हुई है वो 10 जून 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पे हुई है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? क्या है ये सिकंदर की बेसिक जानकारी थी। क्या? उनके जन्म, उनके फैमिली के बारे में कि उनकी माता का नाम क्या है, उनका पिता का नाम क्या है, उनकी पत्नी का नाम क्या है, वो जो घोड़ा चलाते थे उस घोड़े का क्या नाम है। ठीक है, अब क्या है, हमें कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ना है। अगर हम देखें तो जो सिकंदर था वो कहाँ का शासक था? यूनान का शासक था। कहाँ का शासक था? यूनान का। ठीक है, तो सिकंदर यूनान में भी किस जगह से? मकदूनिया। क्या था उस जगह का नाम? मकदूनिया। सिकंदर मकदूनिया का राजा फिलिप का पुत्र था। ठीक है, सिकंदर जिनका मकदूनिया के जो राजा थे फिलिप, उनके पुत्र का नाम क्या था? सिकंदर। मकदूनिया कहाँ से कहाँ पे पड़ता है? यूनान में। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो फिलिप की हत्या है वो 339 ईसा पूर्व में हो गई। ठीक है, फिलिप की हत्या कब हो गई? 339 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब क्या है, जब फिलिप की हत्या कर दी गई तो वहाँ की जो राजगद्दी थी वो क्या हो गई? खाली हो गई। पहले के समय में क्या होता था, राजगद्दी खाली होते ही आसपास के जो राजा थे वहाँ पे आक्रमण के लिए तैयार होने लगते थे। इसीलिए फिलिप की जैसे ही हत्या हुई, उनकी मृत्यु के पश्चात 336 ईसा पूर्व में उनका जो पुत्र था वो सिकंदर कहाँ बैठा? सिंहासन पर बैठा। ठीक है, फिलिप की हत्या के बाद 336 ईसा पूर्व में उनका पुत्र सिकंदर ने राजगद्दी संभाली। जब ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे 1 वर्ड में पूछ लिया जाता है कि जब सिकंदर ने राजगद्दी संभाली तो उनकी उम्र कितनी थी, तो उनकी उम्र कितनी थी? 20 वर्ष। कितनी थी? 20 वर्ष। ठीक है, अब क्या है, फिलिप ने अपने पुत्र को जो
13 वर्ष की उम्र में ही अरस्तु को सौंप दिया था। ठीक है, फिलिप ने क्या किया था, जब उनका पुत्र 13 वर्ष का था तो उन्होंने अरस्तु को अपने पुत्र सिकंदर को सौंप दिया गया था। और फिलिप मतलब सौंप दिया था। और उनके अगर राजगुरु पूछे जाएं, सिकंदर के जो गुरु थे वो कौन थे, अरस्तु थे। ठीक है, अब क्या है, जो सिकंदर था उसका रुझान दर्शन शास्त्र में भी था, विज्ञान के क्षेत्र में भी था, मेडिकल के क्षेत्र में भी था, क्योंकि सिकंदर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति था। जैसे उसके पिता थे बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। अब क्या है, इनको सिकंदर के साथ साथ कुछ और नामों से भी जाना जाता है। वैसे इनका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, अलेक्जेंडर तृतीय। क्या है, अलेक्जेंडर तृतीय। और इन्हें अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर तृतीय। अब क्या है, इन्होंने अपनी मृत्यु तक आते आते आधी भूमि को क्या कर लिया था, जीत लिया था, इसलिए इन्हें विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब सिकंदर क्या है, इतिहास में सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माना जाता है। मगर अगर हम इतिहास की बात करें तो जो सिकंदर है वो सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति है। ठीक है, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एकमात्र ऐसा राजा कौन है जिसके नाम के आगे दुनिया महान लगाती है, क्या लगाती है, महान, तो सिकंदर एकमात्र ऐसा राजा है जिसके नाम के आगे दुनिया महान लगाती है। उसे क्या बोलते हैं, सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब क्या है, जब ये साथ तो क्या है उनके महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब क्या है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए या आपसे ये जाना जाए कि सिकंदर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया और किस क्षेत्र में किया, तो सिकंदर ने 326 BC में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, कब किया, 336 में उसने भारत पे अपनी राजगद्दी संभाली और 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया, मतलब अपनी राजगद्दी के 10 वर्ष बाद। अब क्या है, वो भारत में कहाँ से उसने प्रवेश किया, तो उसने पंजाब में सिंधु नदी को पार करके वो सबसे पहले कहाँ पहुँचा, तक्षशिला पहुँचा। कहाँ पहुँचा, तक्षशिला। उस सिकंदर ने सबसे पहले पंजाब में सिंधु नदी को पार किया और सिंधु नदी को पार करते हुए वहाँ पहुँचा तक्षशिला। जब उसने तक्षशिला पर आक्रमण किया तो उस समय तक्षशिला के जो अध्यापक थे, तक्षशिला जो संभाल रहे थे वो कौन थे, चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य थे। ठीक है, और वहाँ का जो राजा था वो क्या थे, राजा आम्भी। क्या थे, राजा आम्भी। अब क्या हुआ, जब सिकंदर ने तक्षशिला पर आक्रमण किया तो वहाँ का राजा जो आम्भी था वो थोड़ा डरपोक किस्म का राजा था। ठीक है, तो उसने क्या किया, सिकंदर की बहुत विशाल सेना थी। ठीक है, बहुत हाथी घोड़े, बहुत सेना। ठीक है, तो उसने ये सब देख के सिकंदर की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। जब वहाँ के राजा आम्भी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली तो चाणक्य ने वहाँ के आसपास के क्षेत्र के राजाओं को बहुत समझाया कि हमें अपनी संस्कृति को इस तरह नष्ट नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, हमें किसी की भी अधीनता ऐसे स्वीकार नहीं करनी चाहिए। पर वहाँ के जो आसपास के राजा थे सभी ने डर के कारण सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब जब सिकंदर ने तक्षशिला के आसपास के सभी क्षेत्रों में अपना स्थापित्य बिठा लिया था, उसके बाद उसने सोचा कि अब हम क्यों ना अंदर प्रवेश करें। तो वहाँ के बाद वो पहुँचा राजा पोरस के साम्राज्य में। कहाँ पहुँचा, राजा पोरस के साम्राज्य में। तो तक्षशिला के बाद वह सिकंदर राजा पोरस के साम्राज्य में पहुँचा जो चिनाब और झेलम नदी के बीच में था। कहाँ था, चिनाब और झेलम नदी के बीच में था। अब क्या है, इसके हम युद्ध की आपको कहानी बताते हैं। जब राजा पोरस ने मतलब सिकंदर ने सोचा कि हम पोरस को युद्ध करें तो राजा पोरस ने क्या किया, वो एक बहुत ही वीर और साहसी राजा था। तो उसने क्या कर दिया, सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उसने बोला हम युद्ध करेंगे, अगर हम हारे तो अपना साम्राज्य आपको दे देंगे और जीते तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले सिकंदर ने राजा पोरस के पास एक पत्र भेजा कि आप हमें अपना साम्राज्य दे दीजिए। तो राजा पोरस ने साम्राज्य देने से मना कर दिया और उन्होंने युद्ध लड़ने के लिए कहा।
फिर इन लोगों के बीच युद्ध हुआ। अब युद्ध के समय जब राजा पोरस की सेना झेलम नदी के पूर्वी तट से आक्रमण करने के लिए इकट्ठी हुई, दूसरी तरफ से कौन आया? सिकंदर की विशाल सेना आई। देखो उसी समय क्या हुआ, झेलम नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई। ठीक है, बाढ़ आने के कारण ये लोग उस तरफ से आ नहीं पाए और यहाँ भी सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ पाई। फिर सिकंदर की सेना और राजा पोरस की सेना बहुत समय तक उस तरफ और इस तरफ सिकंदर की सेना रुकी रही। काफ़ी समय इंतजार करने के बाद सिकंदर ने मौका देखते ही 20 मील नदी के किनारे किनारे चलते, कितना? 20 मील। वह 20 मील नदी के किनारे किनारे चलते उसने राजा पोरस पे आक्रमण किया। जैसे ही उसने आक्रमण करा, राजा पोरस के पुत्र को पता चल गया। युद्ध में राजा पोरस का पुत्र क्या हुआ? मारा गया। ठीक है, राजा पोरस के पुत्र की मृत्यु हो गई। जैसे राजा पोरस के पुत्र की मृत्यु हुई तो क्या हुआ, फिर भी राजा पोरस बहादुरी के साथ लड़ते गए और अंततः उनकी क्या हो गई? हार हो गई और सिकंदर की जीत हो गई। पर सिकंदर ने उनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर उनको उनका साम्राज्य वापस कर दिया और उनसे क्या कर ली? मित्रता कर ली। ठीक है, उनसे क्या कर ली? मित्रता कर ली। उसके बाद वह आगे के राज्यों में उसने आक्रमण करने के लिए बढ़ा। ये था कि उनकी पूरी कहानी। अब क्या है, अगर हम बोलें कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए, अब कभी कभी आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिकंदर के जितने भी आक्रमण थे वो मात्र एक घटना मात्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिकंदर ने आक्रमण तो बहुत किए, बहुत से राज्यों को जीता, बहुत सी जगह को जीता, लेकिन उसके आक्रमण का भारत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, इसका कारण क्या था? कारण ये था कि सिकंदर जो है वो 19 माह तक भारत में रहा। कितने माह तक रहा? 19 माह तक। कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में सिकंदर कितनी टाइम या कितने समय रहा, तो 19 माह तक सिकंदर भारत में रहा, लेकिन वह संघर्ष ही करता रहा। इससे लड़ाई, इससे लड़ाई, इससे लड़ाई। उसने एक अपना जगह निश्चित नहीं की थी। ठीक है, वो लड़ाई ही करता रहा, संघर्ष ही करता रहा। तो 19 माह तक भारत में रहा और संघर्ष करता रहा। इस तरह जो भारत में था तो यूनानी शासकों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाया। ठीक है, इसके बाद 19 माह के बाद सिकंदर भारत से लौट गया, लेकिन वो यूनान वापस नहीं गया। ठीक है, लेकिन वो यूनान वापस नहीं गया। उसके बाद क्या है, यूनान वापस नहीं गया और फिर धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, उन्होंने क्या किया, जितनी भी यूनानी सभ्यता या थोड़ी बहुत जो यूनानी चीज़ें आ पाई थी उन्होंने उन सबको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस मौर्य शासक ने सिकंदर की यूनानी चीज़ों को नष्ट किया था? तो कौन से शासक थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से शासक थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो इनकी मृत्यु, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? तो क्या सिकंदर की मृत्यु कैसे हुई? भारत में रहने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो बेबीलोन में जाके वो ठहरे। ठीक है, कहाँ ठहरे? बेबीलोन एक जगह है, वहाँ जाके ठहरे। वहाँ उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया। बुखार के कारण क्या हो गई? उनकी 10 जून 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। और जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई उस वक्त उनकी जो उम्र थी वो कितनी थी? 33 वर्ष। कितनी थी? 33 वर्ष। ठीक है, ये था सिकंदर और उसके आक्रमण। उस आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और क्या प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, आज की क्लास में हमने इतना डिस्कस किया। अब जो हमारी कल की क्लास का टॉपिक होगा वो होगा सिकंदर के प्रभाव का, मतलब सिकंदर ने जो भारत पे आक्रमण किए उसका अगर राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।